नमस्कार दोस्तों, बजट आने वाला है 23 तारीख को और बहुत लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा है, बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि सर कोई तो स्टॉक टिप्स दे दो, कुछ तो बता दो कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली बात मैं बता देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं। मैं किसी तरह की कोई स्टॉक नहीं दे रहा हूं, पर हां, रिसर्च करने का मेरा भी मन बहुत करता है। मैं भी स्टॉक मार्केट्स में बहुत एक्टिव हूं, तो आज आपके लिए लेके आया हूं 3 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और उन कंपनीज ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्या उनके नंबर्स रहे हैं, क्यों उन बिजनेसेस के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं, क्यों मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। पर किसी प्रकार की ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सभी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, तो कोई भी चीज को टिप ना माने, किसी भी चीज को एक एडवाइस ना माने, अपनी खुद की रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल प्लानर के पास जाए, उसके बाद ही कोई भी स्टॉक ले। तो आइए, मैं संजय कथुरिया, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट, आपका पैसिव इनकम फाइनेंस कोच, आज आपको बताएगा वो 3 स्टॉक्स जिसमें कि आप अपनी एसआईपीज बिल्ड कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। तो जो सबसे पहला स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये स्टॉक ने ना मुझे काफी अम्यूज कर दिया है, क्योंकि ये एक हिडन जेम और हिडन ट्रेजर की तरह आया है। और इसलिए नहीं कि सिर्फ इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर इसलिए क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, इसके नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत जबरदस्त है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ कारण बताऊंगा क्यों, पर भाई मेहनत बहुत लगती है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका आप चाहते हो कि वो भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बिल्ड करे और शेयर्स खरीदे। पर हमेशा याद रखिए कि मेरा सुझाव हमेशा होता है, कभी भी बल्क परचेज ना करें, एसआईपी करें। इससे आपको टाइम मिलता है कि आप पर्टिकुलर स्टॉक को स्टडी कर सकें। मार्केट अगर ऊपर नीचे हुई, कुछ करेक्शन ड्यू है, तो आप नीचे वाले प्राइस पे भी खरीद सके। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ओवरहीटेड मार्केट में खरीद दिया और उसके बाद धड़ाम करके मार्केट नीचे चली गई तो आप बाहर नहीं आ पाए। तो आरवीएनएल में क्या बिजनेस है, आइए समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहां लिखा है रेल विकास निगम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2003। इट इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो रेलवेज का जितना काम है वो मेजरली आरवीएनएल करती है। करती क्या क्या है? बेसिकली उनका काम है गेट गॉज कन्वर्जन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड शेयरिंग ऑफ फ्रेट रेवेन्यू विद रेलवेज एज पर कंसेशन एग्रीमेंट। तो ये दो तरीके से ऑपरेट करती है। ये गवर्नमेंट के से ठेका भी ले लेती है और गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर मॉडल, जिसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल भी कहा जाता है, उसमें भी जैसे कंसेशन एग्रीमेंट होता है, जैसे रोड्स होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रोड्स बना के गवर्नमेंट को दे देती है और फिर 30-40 साल उसका टोल कलेक्ट करके फाइनली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। इसी तरीके से आरवीएनएल भी ऑपरेट करता है। जितना भी रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सारे पॉइंट्स पे आरवीएनएल ऑपरेट करता है। तो आइए समझते हैं कि आरवीएनएल की ग्रोथ स्टोरी क्या रही है। आज अगर इसका आप करंट प्राइस देखें तो वो है 614 रुपए पर शेयर, और आज भी अगर आप देखें तो ये शेयर 19 जुलाई को 4.71% ऊपर गया है, जबकि मार्केट करेक्ट हुई है, आज मार्केट नीचे गिरी है। और ये अगर हम इसके रिटर्न पिछले एक महीने के देख लें, पिछले एक महीने के देख लें, तो हम देखेंगे कि ये शेयर पिछले एक महीने पहले करीबन 387 का था और आज ये 614 रुपए के आसपास का शेयर है। यानी इस शेयर ने करीबन करीबन 60% रिटर्न दिया है सिर्फ एक महीने के अंदर। 60% रिटर्न, 60% प्लस रिटर्न एक महीने के अंदर। और अगर आप इसको एक साल के ड्यूरेशन पे देखें तो ये एक साल पहले स्टॉक था 135 रुपया, आज ये वापस 614, यानी कि करीबन 5 टाइम्स, यानी करीबन 400% का इसने रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर। पर ऐसी क्या स्टोरी हुई है, ऐसा क्या चेंज हुआ है जिस वजह से इस तरीके के नंबर्स आए हैं? तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आरवीएनएल की पीएनएल पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े, तो हमें क्या समझ आता है? हमें सबसे पहले यह समझ आता है कि इन्होंने जो सेल्स 10 साल पहले करीबन 2500 करोड़ थी, आज उसको कर दिया है करीबन 21,000 करोड़। यानी 2500 करोड़ से 21,000 करोड़, यानी करीबन 8 to 9 टाइम्स इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अगर आप इसका सीएजीआर निकालेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे, तो वो निकल के आएगा मोटा मोटी करीबन 22% के आसपास। तो यानी 22% इनका रेवेन्यू का ग्रोथ रहा है। अगर आप इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, नेट प्रॉफिट देखें, तो नेट प्रॉफिट इनका 162 करोड़ था और वो 162 करोड़ अब हो गया है 1463 करोड़। यानी कि जिस तरीके से सेल्स में ग्रोथ आई है, उसी तरीके से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आई है। और इनके अगर आप हाइपर ग्रोथ देखेंगे तो मार्च 2019 से लेके मार्च 2024 तक इन्होंने अपने रेवेन्यू को 2 टाइम्स कर दिया है, 2 गुना इन्होंने रेवेन्यू कर दिया है। और इनका जो प्रॉफिट था
वो 2 गुना से भी ज्यादा, करीबन 2.5 गुना के आसपास, 2.3 टाइम्स के आसपास कर दिया है। तो यानी जिस तेजी से इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ करी है, उससे ज्यादा तेजी से पिछले 5 साल में इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ करी है। यानी इनके पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन्होंने अपनी एफिशिएंसीज बिल्ड कर ली है, इसलिए ज्यादा पाई अपने पास रख पा रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट ही अपने पास रख पा रहे हैं। अगर आप ये नंबर्स देखें दोस्तों कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया 10 साल में सालाना 24% की इनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में कंपाउंडेड 25% रहा है, यानी हर साल इनका प्रॉफिट पिछले 10 सालों से 25% बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसका प्रॉफिट जो है करीबन 8 से 9 गुना हो चुका है ओवर अ स्पैन ऑफ 10 इयर्स। और अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखें तो स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में 377%, जो मैंने कहा करीबन 5 गुना हो गया है, और 5 साल में सालाना 91%। तो मोटा मोटी पिछले 5 साल से ये शेयर हर साल ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो रहा है। इस तरीके के मैसिव रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं, गजब ओवर परफॉर्मर रहा है, बहुत जबरदस्त इसने रिटर्न्स दिए हैं। आते हैं इसके कैश फ्लोज में। देखिए कोई भी ठेकेदारी वाली कंपनी होती है ना, उसमें सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट देख के हमें फायदा नहीं होता, हमें थोड़ा बहुत उसके कैश फ्लोज को भी समझना पड़ता है। तो अगर हम देखें कि इसके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, यानी धंधा करके, बिजनेस करके ये कितना कैश जमा कर पा रहे हैं, तो ये साल का करीबन 2,940 करोड़ का कैश जमा कर पा रहे हैं। पिछले साल इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इन्होंने कोई असेट परचेज किया होगा, किसी कंपनी को खरीदा होगा, कोई ना कोई असेट जो परचेज होता है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो इस 2,940 करोड़ में से 1400 करोड़ रुपए के इन्होंने नई ग्रोथ के लिए फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया। अब थोड़ा अगर उसको डीप डाइव भी करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने 340 करोड़ के फिक्स्ड असेट परचेज किए हैं। इन्होंने करीबन 424 करोड़ रुपए की सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो इनकी फर्दर सब्सिडरीज हैं उनमें इन्वेस्ट किया, यानी उससे भी ग्रोथ होगी। और भी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करी है वो करीबन 993 करोड़ की, यानी इस साल इन्होंने हैवी इन्वेस्टिंग करी है। हैवी इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आगे और तेजी से ग्रोथ आने वाली है। तीसरी चीज, इन्होंने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी नेगेटिव है, 1287 करोड़। इसका मतलब यह है कि इन्होंने इस साल कुछ लोन को भी रीपे किया होगा। अगर मैं ये देखूं तो इन्होंने यहां पे रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, यहां पे रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इन्होंने 377 करोड़ की रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स करी है। 377 करोड़ की रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स की करी है। कि कुछ इन्होंने और भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को रीपे किया है 48 करोड़ की। तो हम ये देख सकते हैं कि इस साल इन्होंने करीबन 1287 करोड़ का जो है लोन भी रीपे किया है या फिर इंटरेस्ट भी पे किया है, यानी ये बहुत हेल्दी बैलेंस शीट है। ये सब करने के बाद भी इन्होंने इस साल 221 करोड़ रुपए जमा कर लिए, अपनी जेब में लेके आ गए। मैं आपको कुछ बहुत माइंड बॉगलिंग क्वालिटेटिव फैक्ट्स दूंगा। अभी तक मैंने आपको क्वांटिटेटिव फैक्ट्स दिए हैं, फिर मैं क्वालिटेटिव फैक्ट्स दूंगा। जो आरवीएनएल को काम मिलता है ना, वो काम उनको सरकार से नॉमिनेशन बेसिस पे मिलता है। सरकार सामने से आके बोलती है अरे भाई तुम ही ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर दो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आरवीएनएल के ना एक मोनोपोली बिजनेस में आ जाता है। तो जितने भी बिजनेसेस मोनोपोली बिजनेसेस होते हैं उनका प्रीमियम ज्यादा होता है, उनको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ज्यादा मिलती है, इसलिए उनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। दूसरी चीज, पिछले एक महीने के अंदर आरवीएनएल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। जी हां, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर सिर्फ एक महीने के अंदर मिला है। जो इनकी मैनेजमेंट है वो कह रही है कि हमारे पास एक्टिव इस टाइम पे 85,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक है। अगर आप इनका साल का परफॉर्मेंस देखें तो आज ये एक साल का रेवेन्यू बुक करते हैं 21,733 करोड़, यानी इनके पास 4 साल तक के ऑर्डर बुक हाथ में है। यानी गजब ग्रोथ आने के चांसेस है रेवेन्यू के अंदर। ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी, शेयर प्राइस आगे बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनकी एक्सपर्टीज ऐसी यूनिक हो गई है कि आजू बाजू की कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट, ये अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स इनको बुला रहे कि हमारे यहां भी तुम जरा रेल के तार बिछा दो यार, हमारे से नहीं बिछाए जा रहे हैं, तुम बिछा दो ताकि हम लोग की भी यहां पे रेल मूवमेंट चालू हो जाए। दोस्तों एक चीज याद रखना कि निर्मला सीतारमण जी ने पिछले इंटरिम बजट में 2,52,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था रेलवेज के लिए। आज सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है उसका वो ये आरवीएनएल ही हो सकता है, जिस वजह से 2,52,000 में से भी उनको बहुत बड़ा एक ऑर्डर बुक मिलने वाला है। तो 3 की पॉइंटर्स क्या है? पहली चीज, ये मोनोपोली बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, सरकार बुला के इनको काम देती है। सेकंड, ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और इनकी ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ की है, जो इनके रेवेन्यू से 4 गुना ज्यादा है। और तीसरी चीज, इनकी फाइनेंशियल्स बहुत हेल्दी है, इनके फाइनेंशियल्स ग्रोइंग है, सालाना 25 से 26% इनकी रेवेन्यू ग्रोथ और 25 से 26% इनकी
प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, एक सुपर हेल्दी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। पर एक ही चीज की प्रॉब्लम मुझे इस टाइम पे दिख रही है, और वो प्रॉब्लम है इसका प्राइस टू अर्निंग्स। अगर आप रेल विकास निगम लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे तो वो 87 टाइम्स का है। बाकी अगर आप सबको देखेंगे, जैसे इरकॉन को देखेंगे, जो भी एक रेल कंपनी है, उसका 32 टाइम्स का है। बाकी सबको तो देखेंगे तो 12-15 गुना का है। और अगर आप इंडस्ट्री एवरेज को भी देखेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज यहां पे 25 है, 25 का करीबन 3-3.5 गुना ज्यादा ऑलरेडी ये ट्रेड कर रही है। डेफिनेटली ये हाई ग्रोथ कंपनी है, इसलिए इसका प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है। पर ये एक रिस्की स्टॉक भी हो सकता है। पीछे एक कंपनी और थी तीतागढ़ वैगन्स, उसका भी पहले स्टॉक बहुत ऊपर गया, फिर नीचे क्रैश कर गया। तो हमें ये भी एक थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, धीरे धीरे अगले 6 महीने 9 महीने तक इसमें एसआईपी कीजिए। अगर कभी कल को नीचे भी गिर गया तो आप रिवाइज डाउनवर्ड प्राइसेस पे भी इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप इसको एसआईपी के माध्यम से खरीदें। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, और हमारे भारत की ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ओके गाइस, तो अब सेकंड स्टॉक जो मुझे लगता है कि अच्छा कर सकता है, जिससे पहले अभी पीछे बहुत टाइम से खराब परफॉर्मेंस किया, पर अभी 2-3 चीजें उसके फेवर में आ सकती हैं, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी विद द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंपनी अब देखा जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री की जा सकती है। कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताता हूं। पर अगर आप यूनिलीवर को देखें तो इस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है 2727 रुपीज। तो अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो एचयूएल का 3 साल पहले प्राइस था करीबन 2360, जो आज चल रहा है करीबन 2700। तो यानी पूरे ये 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ये सिर्फ 15% के आसपास बढ़ा है। यानी ये किसी प्रकार का कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, बहुत खराब रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप देखें तो ये 2800 के आसपास का हाई मार के आया था, उसके बाद नीचे गया और अभी यहां पे है। पर एक चीज जो को नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि पिछले एक महीने में ये स्टॉक 2482 से 2700 के आसपास पहुंच गया है। यानी पिछले एक महीने में इसने 8% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 15% दिया है, पिछले एक महीने में 8% दिया है। यानी इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इसकी तरफ अब पॉजिटिव होने लग गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि उसमें अब जो रूरल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार पुश देगी। देखिए, अभी सबसे बड़ी कंप्लेन क्या थी जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, कि रूरल पॉपुलेशन है, वहां पे किसी प्रकार का कोई पुश नहीं आ रहा है, रूरल डिमांड पे फोकस नहीं किया जा रहा है, रूरल को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है, जॉब्स नहीं क्रिएट करी जा रही है, इसलिए वहां पे कंजम्पशन गिर रही है। अगर सरकार इस बजट में उसको लेके कोई बहुत ठोस कदम लेगी तो ये हो सकता है कि ये जो स्टॉक पिछले 3 साल से वहां घूम रहा है, एक ही पॉइंट पे घूम रहा है, 2600-2700 के आसपास घूम रहा है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे जा सकता है। और मार्केट्स ने भी इस बात को थोड़ा बहुत माना है, इसलिए इसको पिछले एक महीने के अंदर 8% से ऊपर का रिटर्न दे दिया है। जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है, जहां पे मुझे लगता है एचयूएल में एक स्ट्रेंथ आई है। अगर बजट ने स्ट्रेंथ को हल्का सा भी सपोर्ट दे दिया तो डेफिनेटली यूनिलीवर वुड बी अ स्टॉक टू लुक आउट फॉर अ लॉन्ग टर्म एसआईपी। मेरा फोकस वही रहेगा, चाहे वो आरबीएनएल हो चाहे वो एचयूएल हो, हमेशा एसआईपी पे फोकस करें, क्योंकि एसआईपी आपको पावर देती है अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे एंटर करने का। ऊपर नीचे आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, अगर अब इसके थोड़े से हम नंबर्स देख लें, तो नंबर्स, इसके ग्रोथ नंबर्स हम देखें तो ये देखेंगे कि इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली राइज हुआ है। 2019 में ये रेवेन्यू था 39,000 करोड़ और 2024 में ये रेवेन्यू है 62,000 करोड़। और मजेदार बात यह, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 10,282 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल में इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 11%, मतलब इतने बड़े बेस पे हर साल 11% की प्रॉफिट की ग्रोथ दी है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा नंबर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमेशा एचयूएल की मैं तारीफ करता हूं, वो है ये सप्लायर्स के पैसों पे धंधा करना जानते हैं, अपने वर्किंग कैपिटल को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये मार्केट से 18 दिन में पैसे ले आते हैं, यानी कि जिस दुकान को ये अपना माल देते हैं उधर से 18 दिन में पैसा ले आते हैं। इनका इन्वेंट्री टर्नओवर 55 डेज में है, यानी 55 दिन के अंदर ये सारी इन्वेंट्री घुमा देते हैं। यानी ये पूरे साल के अंदर अगर देखा जाए तो 7 साइकिल्स, 7 बार अपनी इन्वेंट्री को घुमा देते हैं। और कोई छोटी मोटी इन्वेंट्री नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेंट्री है जिसको ये घुमाते हैं। 18 दिन में पैसा आता है, 55 दिन इन्वेंट्री घर पे पड़ी होती है। पर मजेदार बात यह है, सप्लायर को ये पैसा देते हैं 143 दिन में। इसका मतलब सिंपल है, -70, यानी
70 दिन का नेट बोरोइंग रहता है इनका सप्लायर्स का। यहां मेरे छोटे व्यापारी हमेशा सोचते रहते हैं मेरा पैसा मार्केट में फंसा है, मेरा पैसा मार्केट में फंसा है, मैं मार्केट से पैसा कैसे निकालूं। यहां जो एचयूएल है वो पहले पैसा निकालता है, बाद में सप्लायर को देता है और 70 दिन सप्लायर के पैसे पे मजे करता है। ये भी एक जबरदस्त विन है एचयूएल के लिए कि भारत जैसी कंट्री में सप्लायर के पैसों पे ये बिजनेस कर पा रहा है। तो मुझे लगता है एक बहुत एफिशिएंट स्टॉक है। और अगर बजट ने इसको पुश दिया, रूरल पुश दिया, और ये अगर अपने पिछले हाई को ब्रेक कर गया, अगर मैं 3 साल पहले का इसका हाई देखूं और ये लाइन क्रिएट कर दूं आपके लिए, तो अगर ये इस नंबर के आसपास या इसको ब्रीच कर जाता है, अगर ये इस नंबर को यहां पे ब्रीच कर जाता है, अगर ये लाइन जो है वो ऐसे इधर निकल जाती है, तो आप समझ लेना फिर ये एक रैली दे देगा, फिर ये आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे देगा जिससे आप इस स्टॉक में पैसा कमा सकते हो। पर हमेशा याद रखना पैसे हम कैसे डालेंगे, एसआईपी करके। तो मेरा जो दूसरा पिक है वो है यूनिलीवर लिमिटेड। यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आरबीएनएल के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि ये एक जायंट है। पर मैं आपको एक इंडिकेटर दे रहा हूं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि ये अपने पिछले हाई को बीट करेगा जो 2-3 साल पहले इसने बनाया था, और उसके बाद ये एक मोमेंटम दे सकता है। तो ये स्टॉक पे नजर रखें। देखते हैं सरकार इस बजट में रूरल इंडिया के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेती है। और जो तीसरी कंपनी है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगी, अगेन ये स्टॉक टिप नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आ रही नहीं हूं, पर मुझे एक अच्छी कंपनी लगती है। वो क्यों लगती है? देखिए, आपको एक बात समझनी है, जो कंपनियां सरकार को फॉलो करेंगी, जो कंपनियां सरकार के साथ अलाइंड होंगी, इसका मतलब यह है अगर सरकार एक विजन लेती है कि भाई मुझे ये अपने नागरिकों के लिए करना है या ये ग्रीन एनर्जी के लिए करना है, कोई भी एक बड़ा इनिशिएटिव लेती है, तो उस इंडस्ट्री का जो लीडर है, उस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होने के चांसेस होते हैं। तो प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, ऐसी कंपनी है जो रिन्यूएबल बायोगैस में बहुत आगे है। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। एक तो सरकार का फोकस क्या है बायो एनर्जी को लेके, और प्राज इंडस्ट्रीज का कितना परसेंट रेवेन्यू बायो एनर्जी से आता है। जब आप ये दोनों चीजों को देखेंगे आपको लगेगा यार ये तो गजब स्टॉक है, इसको जरूर देखा जा सकता है अपने एसआईपी बास्केट में डालने के लिए बजट के बाद। आइए पहले समझते हैं कि सरकार बायो एनर्जी को लेके क्या कह रही है। कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, एडिशनली फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस for transport and pipe natural gas for domestic purpose will be mandated, she announced। इसका मतलब है कि ये जो compressed बायोगैस है इसको सीएनजी और पीएनजी में मिक्स किया जाएगा। आप भी जानते हो कि सीएनजी हर रोज कितनी गाड़ियों में डलता है और पीएनजी कितने घरों में पहुंचता है। ये सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस को उसमें मिक्स करने का मैंडेट यानी कंपल्शन की जाएगी। तो ये जो चीज है, ये एक जो भी कंपनी बायोगैस मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा डेल्टा आने वाला है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया तो सबसे पहले किसने बधाई दी? Obviously, Praj Industries ने। The announcement of a new scheme for propagating biomanufacturing to introduce environment-friendly alternatives on regenerative principles is a welcome step for the inclusive growth of the farming community and will further boost bioeconomy's contribution to the nation's GDP in times to come, says Pramod Chaudhary, Executive Chairman, Praj Industries। तो प्राज इंडस्ट्रीज जो है वो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रहेगी। कैसे रहेगी, आइए अब उसके बारे में समझते हैं। अगर हम प्राज की पोर्टफोलियो में जाते हैं तो उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आता है, इट इज डाइवर्सिफाइड इनटू बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी सिस्टम्स, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड स्किड्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड ब्रूवरी एंड बेवरेजेस। बायो एनर्जी, ये देखिए ये मजेदार चीज है, बायो एनर्जी इज 74% ऑफ देयर रेवेन्यू, यानी कि उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बायो एनर्जी से आता है। और सरकार ने क्या किया है, बायो एनर्जी को कंपलसरी मिक्स करेंगे, वो किसके साथ? सीएनजी और पीएनजी के साथ। हो गई धमाल, प्राज इंडस्ट्रीज के मजे ही मजे है। तो अब ये देखिए उनके पास क्या क्या है, उनके पास 1G 2G एथेनॉल प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस, फ्यूचर फ्यूजल, एसएएफ मरीन बायोफ्यूल, हर तरीके का बायोफ्यूल है। तो जो 74% इनके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि इनका सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट ही वही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए सीबीजी के इंडस्ट्री में। जैसे जैसे ये मैंडेट आगे बढ़ेगा प्राज इंडस्ट्रीज का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर अपन देखें पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने गजब रिटर्न्स दिए हैं। ये स्टॉक होता था करीबन 400 रुपए के आसपास, 420 के आसपास, और अब ये हो गया करीबन 700 के आसपास, मतलब मोर देन 75% रिटर्न्स इन 1 ईयर अलोन। और अगर 3 साल में देखें तो भी इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में डबल से ज्यादा हुआ है और 5 साल में ये करीबन 6-6.5 गुना हुआ है। तो इस तरीके के रिटर्न्स इसने दिए हैं। अब आते हैं इसकी आगे की ग्रोथ चेक करने, रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं। और अगर इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें
तो बहुत स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ है। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2024 तक करीबन 3.5 गुना 3.5 टाइम्स इन्होंने रेवेन्यू में ग्रोथ करी है, और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट जो है वो मोर देन 4 टाइम्स हो गया। यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ तो 3.5 गुना हुई, प्रॉफिट ग्रोथ 4 गुना हो गई। यानी ये ज्यादा रेवेन्यू को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं, एफिशिएंसी अच्छे से लेके आ रहे हैं। अगर आप इसका 10 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 19% है, पर पिछले 3 साल में इन्होंने हर साल प्रॉफिट को 50-50-50% बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेस को अब मैंडेट किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनके फ्यूल्स को या फिर इनके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। अगर हम कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बिजनेस गजब है। ऑपरेशन से 200 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं और 124 करोड़ के लोन और इंटरेस्ट दिए हैं, तो बिल्कुल सेफ बिजनेस है। 70 करोड़ रुपया फिर भी कैश इन बैंक हर साल निकाल रहे हैं सारे खर्चे करने के बाद। और अगर इनकी वर्किंग कैपिटल पे देखें तो इन्होंने धीरे धीरे अपने वर्किंग कैपिटल को पिछले 3 साल में कम किया है। 37 दिन के अंदर ये सप्लायर से माल लेके, कस्टमर से पैसा लेके सप्लायर को पैसा वापस कर रहे हैं। यानी ये साल में कैश बेसिस पे करीबन करीबन 10 रोटेशंस कर पा रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज मुझे लगता है फ्रॉम क्वालिटेटिव बेसिस, फ्रॉम गवर्नमेंट बेसिस, फ्रॉम रिजल्ट्स बेसिस, फ्रॉम स्ट्रेंथ बेसिस, अगर आप नंबर्स कंपनी की स्ट्रेंथ को देखें, अगर आप सेक्टर को देखें, अगर आप गवर्नमेंट के डायरेक्शन को देखें, तो ये सारी चीजें भी इस टाइम पे प्राज इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल दिख रही हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 जेम्स, अमर, अकबर, एंथनी, जिनमें आप एसआईपी चालू कर सकते हो बजट के बाद। बजट में थोड़ी और अगर अनाउंसमेंट इनके फेवर में आ गई तो ये स्टॉक आगे जा सकते हैं। तीनों को ध्यान रखिए, उसको अपनी वॉचलिस्ट पे बनाइए। डायरेक्ट बाइंग इमीडिएटली मत करिए फुल वैल्यू की, धीरे धीरे इसमें एसआईपी करिए। और मैं सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ना ही मैंने ये स्टॉक्स अभी खरीदे हुए हैं कि भाई आप खरीदोगे तो मेरे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप लोगों के लिए ये सिंपल एनालिसिस बिजनेस के एंगल से करके लाया हूं ताकि आप डिसीजन आराम से ले सके। पर डिसीजन फाइनली आपको लेना है, आपके रजिस्टर्ड आरए के साथ डिस्कशन करके, या रजिस्टर्ड आईए के साथ, या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। सबके साथ शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना है भाई, बहुत मेहनत जा रही है। और मैंने 2 चीरफाड़ करी है बिजनेसेस की, एक रिलायंस की और एक जोमेटो की। ये वीडियोस तो आपको देखनी ही चाहिए। ये अपने आप में छोटी मिनी एमबीए इन फाइनेंस है। अगर आप फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं, बहुत लोग मुझसे कहते हैं मैं सीखना चाहता हूं, तो वो ये वीडियो जरूर देखें, उनकी बहुत गजब लर्निंग होगी। आप बजट से क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, बजट से आपकी क्या उम्मीद है वो भी जरूर बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।